मेरा नाम शिल्पा है और मैं हसनपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की मेरी यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले कि हमारी बात शादी तक पहुँच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले हो चुकी थी और मेरी माँ भी बीमार रहती थी। इस मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी हसनपुर में हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी थी। वह शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन की शादी काफी सालों पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी नंद हमारे घर पर कभी कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते देखते मेरी शादी को 1 साल हो गुजर गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी उन्हीं मौके पर मौत हो गई। घर का सारा खर्चा मेरे पति के कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नहीं थे, बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे। लेकिन जब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई थी। पैसों की भी काफी दिक्कत हो गई थी। इसी तरह से कुछ जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह नहीं तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटा करते थे। लेकिन अब वो गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुराल की यह बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वो आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को कुछ छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात को अंधेरा बढ़ती चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूं और यह जान सकूं कि आधी रात को छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती थी, इसलिए मैं जिस दबे पांव से ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे। लेकिन मेरी यह बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर वह अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर लेकर जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास के पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। आखिर एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी तक सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की कविता को लेकर छत पर गए थे और वो पूरी 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, ना जाने उन्हें अब क्या होने लगा था। उस 1 घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ ना जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे तब तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम और काम करने की तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे यह जानकर हैरान था कि आखिर मेरे ससुर सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं
और वह भी आधी रात को छत पर अकेले। ना तो मेरी सास कभी छत पर जाती है और ना ही उस लड़की के घर वाले में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठाने वाला था। मेरे ससुर आज कविता के साथ क्या करने वाले हैं। तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास के आने की आवाज ने मुझे सीढ़ियां से उतारने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा ढेर सहमे धीमी आवाज से बात करने वाली मेरी पहली बार मैंने उनकी तेज आवाज सुनी थी कि उनकी आवाज सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाजा ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबाकर खा जाएंगी। वह गुस्से से मेरी बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो। मैंने हकलाते हुए कहा, माँ जी, मुझे नीचे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर पर कविता अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करते हो तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि मैं भी इसलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के टाइम, और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। अब जबकि वो मुझे इस बात ताना दे रही थी कि मेरे ससुर मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है, इसलिए मैं खामोश हो गई। क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे तब अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अब अपने ससुर की इस अजीबो-गरीबो करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती। अगर ऐसे में मेरे साथ ससुर मुझे और ज्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानियां और भी बढ़ जाती। मैंने फौरन ही अपनी सास से माफी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ना जग जाए। और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी थी, जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफी सारे लोग भी आ जाया करते थे। ना जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ दो से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की जरूरत नहीं होती थी और ना ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब तो मेरे ससुर तो अलग ही तरह के नए गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कभी भी प्यार किया करते थे। मैंने दूसरों के दादा को देखा था कि वो अपनी बेटियां को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 8 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो और ना ही मैं मेरी बेटी उनके परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोचा करते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता कि मेरे दिल चाहता है कि किसी तरह से मैं इस घर से अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छूट सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी माँ ही थी, उन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। अब मेरा कोई नहीं था मैं जिसके पास अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी।
महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटा करते थे और हमारे घर की छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वो घर में ही रहने लगे थे। अब उन्हें दुकान पर जाना भी कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखते थे। जब से मेरे पति की मौत हुई थी, तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधे पर आ गई थी और इसी वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरे सास ससुर की शादी को काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर की ही मूड हमेशा खराब रहता था, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपने सास से काफी बातें कर लिया करती थी। अपनी सास को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफी दुख होता था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नजर मिलाकर बात नहीं की, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी मैं मुझे अपने ससुर के एक नहीं भाती थी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के कम की वजह से मेरी बेटी को भी पता चलने लगा था कि क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं। यह बात तो मैं भी नोट कर रही थी कि मेरे ससुर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग हो जाया करती हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी और जब से मुझे यह बात पता चला, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का स्ट्रेंथ और भी बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि ससुर को किसी लड़कियों के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को बालिग लड़कियों को घर बुलाते हैं और उसे अपने छत पर ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसके बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजर गया था और मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़की के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेज दिया करते हैं ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरे समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, ससुर लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे यह जानने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते थे तो मेरी सास सीढ़ियों पर पहरादारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस के रहने वाली ही लड़की बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चले, यह तो पड़ोस की ही लड़की है। अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन अगले ही दिन जब मैं चोरी छुप के पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की की बात करने की कोशिश की। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर में उनके घर पर बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है। उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जब मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी, उसने मुझसे कहा कि
पायल दीदी इतना खामोश क्यों बैठी थी और अपने उनसे जो कुछ पूछा उन्होंने बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वह जवान हो रही है और ऐसी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी होगी। और तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसलिए वह झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही पायल की छोटी बहन के साथ खेलने के लिए जाती थी, जबकि 15 साल की पायल अब बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते। हो सकता है वह शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो, मगर मुझे क्या पता था कि आखिर उसके खामोशी के पीछे क्या राज है। जबकि काफी टाइम तक यह सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी छुप के छत पर जाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आगे आ जाती या फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब दिखाने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी सास मेरी बेटी को भी डांट कर भेज दिया करती थी और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी, ठीक है तुम अपने दादा के काम में दखल अंदाजी मत किया करो, तुम्हारे दादा ही हैं, उन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया है और वो तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हारे डांट भी करते हैं तो उनको डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह भी हमारा भी भला चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे अपनी सास की यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं यह सोच कर करती थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है, और मेरा और मेरे बेटी का मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिश्तेदार गांव में नहीं रहता जिसके पास मैं चली जाऊं। सारे ही रिश्तेदार शहर में रहा करते थे और किसी ने मेरे माता पिता के बाद कभी मुझे पलटकर भी तो नहीं देखा था, किसी ने मेरे हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में सारे साथ ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर रह रहती थी। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे सास ने काफी टाइम तक मेरे रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात का मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि सारे गांव में मेरे ससुर की बहुत बात थी। वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे, लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जबकि यह बात सोचती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे ससुर का सहारा ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी गुजार रहे होते। यही सब सोते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसी रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि क्या अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था, कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 2-3 बार कोई न कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आया करती और मेरे ससुर के साथ खामोशी होकर छत पर चली जाती और मेरे सास सीढ़ियों के पास ही रहती। और 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत काफी खराब होती थी। इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला, जब मैं एक रात फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था।
मेरे ससुर का सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आ रहे हों। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी सेज हुए होते थे। जो कपड़े वह पहनकर छत पर गए होते थे, वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वह तो हाँफते हुए कांपते हुए सीढ़ियाँ उतरते थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए होते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वह इतना ज्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे और फिर उसी टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। अपने ससुर को देखते ही मैं छुप जाया करती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक और दिन मेरी सास कमरे से बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मुझे उनके उठाने फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास छुपके छुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैं अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माँ जी, आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास रो रही थी और इस बात ने मुझे ना सिर्फ दुख कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था? अब तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद यह मेरे ससुर ही थे। उनकी वजह से मेरी सास छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने ससुर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काट रहे सीढ़ियाँ उतरते नीचे आते थे तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले ही दिन मुझे मेरे साथ छुप छुप कर रोती हुई नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी थी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत चमक जाए। अपनी सास की यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या मन की मेरी बेटी के बाल काटने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी। मैं सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी की लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबकी मजाक का निशाना बनाना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं कटवाना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है? जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटियों तेरे दादाजी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे दादा से इस काम के लिए फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं? तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपने सास से मना किया, लेकिन मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगे कि क्या तुम्हारी पोती भी बालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छे जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग जाए तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ
छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास जबरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गई और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल ना कटवाए। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा नजर नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी और बस रोए जा रही थी। मेरी सास मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी बेटी के फायदे के बारे में सोचो। सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उसकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। यह देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया था। मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहने और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए। दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखें से आंसू बहने लगे। दादा ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाए। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादा आप क्यों रो रहे हो। काफी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और ज्यादा नहीं, मुझे एक बात बताई जिनको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझसे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरी अपना खून है, तू मेरी इकलौती बेटी है, निशानी है, और तेरी चाहत मेरे घर की छत में है। माँ, दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, और दादा ने मुझे वापस आपके पास आने को कहा। कहने लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादा तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागी भागी चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत ही हैरत हुई थी और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठ रो रहे थे और मेरी सास से माफी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो। मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वो मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे एक राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारे शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझसे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का खास नाव था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। गांव की चौधरी बहुत अध्ययन तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और उसके घर के काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी दुकान खोल ली थी। जब मेरा बेटा कमाता था तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया
और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। यह बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी। वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो वह कहता है वह करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था, उसकी बात नहीं मानना चाहता था। भले से ही मैंने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया था और जब अपनी दुकान कर ली तो वह मुझे वहां आकर भी तंग किया करता था। मेरी बेटी को नौकरी अच्छी थी और उसकी कमाई से सारा घर का खर्चा आराम से चल रहा था, इसलिए मैंने चौधरी के तंग करने पर अपने दिमाग पर किसी तरह को बोझ नहीं डाला। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर की परेशानियां आने लगी तो मुझे सिर्फ एक यही रास्ता ठीक लगा और मैं चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दिया कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव की चौधरी की जमीन भी भले फुलाने लगी है और यह इसलिए हुआ है कि क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था। सारे गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए तो गांव की चौधरी की हर बात सही होती थी और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वाले ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद चौधरी साहब ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत ही अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौहान साहब ने यह सब कुछ क्यों किया है और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस यह गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर के परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उसकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता था और बदले में चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे दे देते थे। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उसके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चौधरी इस गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी सास को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था और तुम्हारी सास ने यह बात फिर मुझे बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई जवान लड़कियों के साथ अपने हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इसी बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़कियां जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब उसको इस बात की खबर हो जाती कि अब ये लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे और गांव की हर बालिग लड़की उसकी गंदगी और उसकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम ना छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत ही गंदी है और खराब है। तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उसके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए कुछ छुप छुप कर रोया करती
और मैं खुद भी कई घंटे रन के बाद नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते टाइम तुम यह कुर्ता पहनकर काटा करो, ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी लड़कियों की अपनी हवस का निशाना बनाने को कुछ भी महीने बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते हैं और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते हैं। इस तरह उसकी लड़की की जिंदगी संवर जाती है। चौधरी साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अपनी आयेशी पर आंख बंद करके वह आदमी पैसे लूटता है और मैं उसके हाथों की कठपुतली बन चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पोती भी उस आदमी के जुल्म से नहीं बच पाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ आई थी और मेरे ससुर ने और मेरे पति ने कभी भी मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया था। इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही कभी मुझे चौधरी साहब के बारे में कुछ पता था। मुझे तो अपने ससुर का अपनी बेटी पर नजर रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदियां लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया कि वह अपनी पोती की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी ही परेशानियां आ जाएं, लेकिन वह चौधरी के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिखकर जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, तो खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात एक एक साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवा कर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंचा पाए कि अब वो जवान और बालिग हो चुकी है और उसकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छे तरह से यह बात याद है कि जब मैं कई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद वह डरी सहमी सी रहती और खामोश रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी हुई है, इसलिए परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुल गया था। वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे ससुर, जिनको मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भले गांव वाले ऐसी घटिया सोच में लोगों से खुद को बचा सके। मेरे ससुर ने चौधरी से जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे पैसे लेकर मेरे ससुर और हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगे थे। शहर जाकर रहने में हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि नया शहर था और हम गांव के लोग थे, इसलिए हमें रहने में दिक्कत आ रही थी।
मेरे ससुर ने शहर में एक मकान खरीद लिया। मकान छोटा था, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई थी, वह पढ़ाई भी कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं भी जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे जॉब करने में आसानी से मिल गई। मेरी सास से अच्छी सिलाई आती है, वह भी सिलाई करती हैं। अब इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा था। धन्यवाद दोस्तों।